हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका साथ में आंसर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है और साथ साथ कौन कौन सा मॉडल क्वेश्चन और बन सकता है वो सभी हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास 12th में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो कहीं जाइए मत और इस वीडियो को हम समय बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग इसमें जुड़े रहिए और इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग को पता होगा क्लास 12th में है तो कि 12th में यानी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का रहता है। नहीं, यानी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो लगभग 15 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और 5 मार्क्स का रहता है 4 को बनाना, यानी 15 को बनाना और 4 को बनाना। ठीक है ना, ऐसे डबल डबल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में दिया जाता है और अदर बोर्ड सब में भी रहता है अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग सभी बोर्ड के लिए, यहाँ पर जो भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं वो सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला में क्या है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, सबका आंसर क्या होगा, एक ही चीज देना है। ठीक है ना, तो शीत युद्ध क्या है, तो स्वाभाविक बात है, हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, शीत युद्ध एक वैचारिक लड़ाई है। क्या है, एक वैचारिक लड़ाई है। ठीक है ना कि वैसा युद्ध जो एक हथियार ना होकर, हथियार ना चलकर, ये बात विचार से ही चल जाना, यानी विचारों का युद्ध चलना शीत युद्ध कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आंसर के, शीत युद्ध से आज से उस अंतरराष्ट्रीय तनावपूर्ण स्थिति से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न हुई। ठीक है ना, किसके बीच उत्पन्न हुई, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच उत्पन्न हुई। इस दौरान दोनों महाशक्ति के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होकर राजनीतिक युद्ध, आर्थिक, सैनिक और वैचारिक स्तर पर गहरा संघर्ष चलता रहा। ठीक है ना, गहरा संघर्ष चलता रहा, यानी हथियारों की दौड़ हुई, सैनिक गुट बने, नहीं विश्व के अन्य देश पर प्रभाव डालना शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं थी। स्वाभाविक सी बात है, नहीं यह जो युद्ध था यह हथियारों की युद्ध नहीं थी, जबकि राजनीतिक युद्ध बोल सकते हो, आर्थिक युद्ध बोल सकते हो, सैनिक बोल सकते हो, लेकिन हथियारी की नहीं। और वैचारिक स्तर पर यह युद्ध था, वैचारिक स्तर पर संघर्ष चलता रहा और हथियार का इतना होड़ चलने लगा कि हथियार युद्ध के चक्कर में सभी हथियार इतना उत्पन्न होने लगा, इतना प्रोडक्शन होने लगा उसका, कि अब लगा कि अब होकर ही रहेगा, अब होकर युद्ध रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। यह कैसी थी युद्ध, तो वैचारिक युद्ध थी। समझ में आया, तो शीत युद्ध इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोला जाता है। क्या होता है, कोल्ड वॉर, इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध किसे कहते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जहां से देखिएगा स्क्रीनशॉट लेते जाएगा आप, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है कि मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। मार्शल योजना यानी अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, एक योजना थी जो मार्शल योजना के नाम से जाना गया। मार्शल कौन थे, तो अमेरिका के आदमी थे, अमेरिका के व्यक्ति थे। ये कब चलाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था तो यूरोप में ही खास करके हुआ, तो यूरोप के कई सारे देश का, जो जर्मनी के खास करके थे, वहां पर क्या हुआ, या यूरोपीय जो क्षेत्र में नुकसान हुआ था, जान माल की क्षति हुई थी, उस देश में एक योजना चलाया गया था, खाना पीना या मदद करना। और किसके द्वारा चलाया गया, तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के कौन व्यक्ति, मार्शल नाम के व्यक्ति, तो उसी के द्वारा, उसी के नाम पर पड़ा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता करना था। इसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था,
मजबूत करना था, साथ में उसका उद्योग यानी जो फैक्ट्री होता है, कृषि का पुनर्निर्माण करना, बेरोजगारी और गरीबी को कम करना लक्ष्य था। यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो मूल रूप से बोलते हो यूरोप की अर्थव्यवस्था जो खराब हो गई थी उसको मजबूत करना है, नहीं, और जो तबाह हो गया था उसको ठीक करना है, कृषि को पुनर्निर्माण करना है, उद्योग को चालू करना है, बेरोजगारी गरीबी को क्या करना है? कम करना है, यही लक्ष्य था। साथ ही अमेरिका का उद्देश्य यूरोप में साम्यवाद के फैलाव को रोकना था, साम्यवाद को भी फैलाव को रोकना था, अपने राजनीतिक आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना था। कुल मिला के अमेरिका चाह रहा था कि मैं इसे मदद करूंगा तो हमारा राजनीतिक आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा भी और हम अपने वैचारिक में ला देंगे। साम्यवादी को विचारों का क्या करना? कम करना, समाजवादी विचारों का क्या करना? कम प्रभाव में आना, पूंजीवादी विचारों को लाना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किया गया। और किसके द्वारा ये चलाया गया था मार्शल योजना? तो बोलोगे मार्शल के द्वारा, मार्शल के द्वारा चलाया, इसलिए नाम पड़ा ये मार्शल योजना। समझ में आ रहा है कि ना? तो मुख्य रूप से ये बात कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन क्या है? गुट निरपेक्ष नीति की व्याख्या कीजिए। सब क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, क्वेश्चन सब पूछा गया। गुट निरपेक्ष नीति की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना? क्या है गुट निरपेक्ष? सबसे पहला बात, गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ होता है किसी भी सैनिक या राजनीतिक गुट में शामिल न होना। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था, सेकंड वीडियो आप लोग देखेंगे तो जरूर आपको पता चल जाएगा। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी गुट में शामिल ना होना, यानी एक तरफ अमेरिका गुट था, एक तरफ सोवियत गुट था, ठीक है ना? तो किसी गुट में ना शामिल होना या किसी गुट के सैनिक वाला गुट में शामिल ना होना बोला जाता है गुट निरपेक्ष होना। क्या होना? गुट निरपेक्ष होना। शीत युद्ध के समय विश्व दो गुटों में बट गया था। कितने गुटों में बट गया था? दो गुटों में। एक था अमेरिका गुट और एक था सोवियत संघ। अमेरिकी गुट को पहली दुनिया भी कहते थे और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? में बटा हुआ था। भारत ने नेहरू के नेतृत्व में यह नीति अपनाई कि वह किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेगा। यानी भारत को नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और अभी अभी आजादी मिला था, इसलिए उनको संकोच था, ये डर भी था कि हम किसी गुट में जाएंगे फिर से हम गुलाम हो जाएंगे, या तो एक भी डर था कि हमारे देश के फैसला अभी अभी अंग्रेज ले रहा था, अब फिर से दूसरे हाथों के हाथ में दे देंगे तो फैसला हमारा विदेश नीति कौन ले लेगा? फैसला दूसरा ले, जिस गुट में जाएंगे उसका। तो चाह रहा कि विदेश नीति का फैसला मैं खुद लूं, अपने देश के बारे में फैसला मैं खुद लूं, इसलिए किसी गुट में जाना पसंद नहीं किया। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाए रखना, विश्व शांति को बढ़ावा देना और सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना था। स्वाभाविक है, एक गुट में जाते तो दूसरा गुट क्या होता है? नाराज हो जाता, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए हम किसी गुट में नहीं जाना चाहते थे और किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। समझ में ना? अगर हम एक का नहीं साथ दे तो दूसरा भी तो सोचेगा कि ना हमारा साथ दे रहा है ना उसका साथ, विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं हम, ना साथ दे रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। हम क्या है? तटस्थ है। हम क्या है? चुप है, तटस्थ है, हमको नहीं बोलना है। जो गलत हो रहा है आंख बंद कर लेंगे, नहीं देखेंगे, देखेंगे भी तो नहीं बोलेंगे। समझ में आना? इसका मतलब ये हुआ। तो गुट निरपेक्ष नीति का व्याख्या। सबसे पहला बात, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब चला? सबसे पहला 1961 में। कब? 1961 में पहला बार सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? तो बेलग्रेड में। कहां हुआ? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में पहला हुआ, ठीक है ना? और ये कहां है? तो यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, तो वहीं सबसे पहला सम्मेलन हुआ, ठीक है ना? इतना। तो उसमें कौन था? इंडोनेशिया था, ये भारत था, उसके बाद मिस्र था कि नहीं? और एक और था जो मुख्य रूप से क्या था? सदस्य करता था। मुख्य रूप से क्या था? सदस्य करता था। इतना समझ में आया? चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान समझिएगा। चौथा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा इसका आंसर है, लेकिन इतना लंबा आंसर नहीं देना, आप इसमें कटौती भी कर सकते हैं। तो क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन क्या है और इसके क्या कार्य है? विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछे, इसका कार्य क्या है? सबसे पहले हम बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन क्या है और उसके बाद इसका कार्य लिखेंगे। तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन यानी शॉर्ट में से WTO के नाम से बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक देश दूसरे देश से क्या करेगा? व्यापार करेगा, उसी के लिए एक संगठन बनाया गया कि व्यापार करवाएगा, ठीक है ना? एक दूसरा से दे। अब किसी से घाटा हो रहा है, जैसे मान लीजिए भारत बांग्लादेश से क्या करता है? व्यापार करता है, तो भारत को इसमें क्या होता है? फायदा होता है। और चीन और भारत जब व्यापार करता है तो चीन को फायदा होता है, भारत को नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चीन के साथ भारत व्यापार नहीं करेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि WTO से
जुड़ा हुआ है, सदस्य है। और ये भी बांग्लादेश से आएगा कि हमारा घाटा हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, बांग्लादेश को भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये WTO सदस्य जुड़ने पर सबको एक दूसरे से व्यापार करना पड़ता है, कम या ज्यादा, भले समझ में। ये टैरिफ विवाद अलग चीज है, लगा सकता है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, स्वाभाविक सी बात है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, 1995 को हुई। सबसे पहला देखो ध्यान से, एक है WTO, इससे पहले भी WTO का ही एक मुख्य था, जो WTO बाद में बनता है, 1948 में लागू होता है, लेकिन बाद में उसी का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, WTO नाम रख दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को हुई। किसका, WTO का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना, यानी एक दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, बनाना था। वो भी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से व्यापार कर सकता है और निष्पक्ष, बिना स्वार्थ का। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि अगर घाटा लग रहा है तो भी व्यापार करना पड़ेगा, सामने वाला का फायदा हो रहा है तो भी व्यापार करना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे का सामान आपस में क्या होगा, शेयरिंग होगा, ठीक है। चलिए, यह देश के बीच व्यापार से जुड़े नियम तय करता है, यानी WTO जो है व्यापार से जुड़े नियम को तय कौन करता है, तो WTO करता है, एक दूसरे का देश से। और व्यापारिक विवादों को सुलझाने में मदद करता है। जैसे WTO वाला मुद्दा है तो उसका व्यापारिक मुद्दों को कौन सुलझाएगा, तो WTO। कौन सुलझाएगा, WTO या कौन, UNO। कौन सुधारेगा, UNO। ये कहीं ना कहीं उसमें हाथ लगाएगा, ठीक है ना। तो ये है एक व्यापारी संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना। अंतरराष्ट्रीय में यानी इंटरनेशनल स्तर पर व्यापारिक नियम क्या बनेगा, उसको नियम को बनाना और इसे लागू करना, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है कि सदस्य देश, यानी इसके जो सदस्य देश है, इसमें जो सदस्य देश है वो सदस्य देश के बीच व्यापारिक विवादों को समाधान करना। जैसे मान लो कि इसमें जो सदस्य देश नहीं रहेगा और कोई दूसरा देश चाहता है कि हम उसके साथ व्यापार नहीं करें, तो जबरदस्ती देश नहीं व्यापार कर सकता है। हाँ, कोई देश अगर चाहेगा कि हम उससे व्यापार करना चाहते तो कर सकता है, और जो देश उसमें सदस्य नहीं है वो अपना टैरिफ लागू कर सकता है, वो अपना एकदम ज्यादा लागू कर सकता है, समझ में आ रहा ना, वो उस पर नहीं चलेगा। आयात और निर्यात, यानी सामान को अगर हम खरीदते हैं या फिर सामान को हम भेजते हैं, उसमें आने वाली बाधाओं को कम करना, यानी टैक्स को, ठीक है ना, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे क्या बोलते हैं, टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। यानी मान लो कि हमारा सामान है, हमारा सामान को चीन में भेजना है, और चीन चाहेगा कि भारत का सामान ना बिके, हमारे सामान बिके, तो हमारे सामान पर क्या टैक्स ज्यादा लगा देगा, यानी टैरिफ उसी को बोलते हैं। हम चाहेंगे कि चाइना वाला सामान हमारे ऊपर ना बिके, तो चाइना वाला सामान आएगा तो हम भी टैरिफ लगा देंगे, तो उसका भी नहीं बिकेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों देश का सामान एक दूसरे से नहीं बिक पाएगा, यानी उसका सामान उसका महंगा हो जाएगा यहाँ, और हमारा सामान वहां जाके महंगा हो जाएगा, इसको बोलते हैं टैरिफ। कम करना, विकासशील देशों को व्यापार में सहायता देना, विकासशील देशों को व्यापार में क्या सहायता देना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में मदद करना, इसी का WTO का यही काम है। समझ में आना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट का क्या अर्थ है, क्यूबा मिसाइल संकट का अर्थ क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट आपको पूछेगा ही, ठीक है ना। इससे लास्ट वाला वीडियो जो था, जो CTU चल रहा था, उसमें सेकंड वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 देख लीजिएगा, तो आपको समझ में पूर्णता आ जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट वह अंतरराष्ट्रीय संकट था जो 1962 में ही क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न हुआ तनाव था। इस संकट का कारण सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित करना था, ठीक है ना। यानी सोवियत संघ क्या किया था, क्यूबा में 1962 में मिसाइल तैनात कर दिया था, कौन सा, परमाणु मिसाइल, जो अमेरिका के टारगेट करे, अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को टारगेट कर सकता था, वही कर दिया था, उसी को मनाता है क्यूबा में कर दिया था। अब क्यूबा एक क्या था, साम्यवादी विचारधारा था, क्यों, क्योंकि वहां पर विपक्षी पार्टी अभी अभी सत्ता में आया था, जिसके कारण वो साम्यवादी विचारधारा से बिलोंग करता था, जिसके कारण सोवियत संघ के करीब आ गया, ठीक है ना। अब अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे का सटा हुआ है, एक तरह से बोल सकते हो, जिसके कारण वहां हुआ था। अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानने लगा, क्योंकि उसके दरवाजा पे तुम्हारे दरवाजा पे कोई राइफल लेके खड़ा हो, ठीक है ना, घर से निकले, अब पता चले कि चला नहीं रहा है, लेकिन पता चले कि आप मार देगा, तो क्या करोगे, तुम उसको पहचान भी नहीं रहो, क्या करेगा, मार देगा ना।
तो तुमको ये डर लगेगा ना, निकलने से बाहर डर लगेगा, तो ये खतरा माना जाता है। कुछ समय के लिए परमाणु युद्ध, कुछ समय के लिए परमाणु युद्ध की आशंका बन गई। अब लगा दुनिया वाले को कि अब परमाणु युद्ध चलने वाला, अब परमाणु चलने वाला है, अब एटम बम चलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आना। अमेरिका को भी डर लग गया और दुनिया को भी लग गया, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत से यह संकट शांतिपूर्वक समाप्त हो गई। यानी बातचीत से हल हुआ, टेबल पर आना पड़ा, डायलॉग्स के रूप में आना ही पड़ा दोनों देशों को। समझ, यही क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। तो नहीं तो तीसरा विश्व छिड़ जाता। चलिए आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 5वां नंबर, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, नाटो क्या है? नाटो क्या है? तो नाटो एक अमेरिकी संगठन है। नहीं, नाटो क्या है? एक अमेरिकी संगठन है। तो देखो, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। यानी एक तरह से जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में दोनों के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, एक संधि हुआ है। किस लिए? सभी के सैनिक के लिए। और कौन रीजन में आता है? उत्तरी अटलांटिक के पास दोनों आ जाता है। तो इसलिए एक समझौता हुआ कि हाँ, इसलिए भी समझौता हुआ कि सोवियत विचार को रोकना है, सोवियत विचार को, साम्यवादी विचार को रोकना है। ठीक है ना, और इसलिए समझौता हुआ कि अगर कोई देश हम पे हमला करता है, किसी पर भी, जो देश शामिल रहेगा नाटो में वो सभी, अगर किसी पर कोई हमला किया नाटो सदस्य देश पर, तो सभी नाटो सदस्य देश क्या मानेगा? हम पे हमला हुआ है। क्या? हम पे हमला हुआ है। समझ में आ रहा है कि ना? तो यह एक सैनिक संगठन है, यह एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना, अपने सदस्य देशों की सामूहिक, इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना। यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, यदि किसी एक सदस्य देशों पर हमला होता है, तो सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। समझ में? जो अभी मैंने बताया, नाटो का नेतृत्व अमेरिका करता है। नाटो का नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका। और यह शीत युद्ध के समय बनाया गया था, शीत युद्ध के समय ही बनाया गया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन समझिए कि नाटो क्या है। अब आगे चलिए, नाटो में जो अभी वर्तमान में सदस्य देश है वो 32, कितना है बाबूरे? 32 है वर्तमान में। जब शुरू हुआ था कितना था? 12 सदस्य देश। अभी कितना है जुड़कर? नाटो हो गया। रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है इसी की वजह से, नाटो की वजह से चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन चाह रहा था कि हम नाटो में शामिल हो, ठीक है ना, और रसिया चाह रहा था कि तुम नाटो में नहीं शामिल होगा। क्यों चाह रहा था? क्योंकि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो यूक्रेन क्या करेगा? अमेरिका मिसाइल लगा देगा रसिया की तरफ घुमा के। आपके घर के आगे कोई 4 गो गुंडा आगे खड़ा हो जाएगा, तब क्या कहोगे? है ना, बात गंभीर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसलिए रसिया ने उसको पीटा, लगाया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तनाव शैथिल्य क्या है? मैंने ये सेकंड वाले वीडियो में आपको पार्ट 2 में मैंने ये पढ़ाया कि तनाव शैथिल्य क्या है। तनाव शैथिल्य मतलब वाद विवाद जो चल रहा है, तनाव जो इतना ज्यादा हो रहा है उसको कम करना ही तनाव शैथिल्य होता है। देखो, तनाव शैथिल्य से आशय है, यानी तनाव शैथिल्य से तात्पर्य है कि शीत युद्ध के उस दौर से है जब अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ गया था। क्या? बीच बढ़ा हुआ तनाव बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? तनाव बढ़ गया था। तनाव धीरे धीरे कम होने लगा, यानी जो धीरे धीरे तनाव कम होगा उसी को बोलते हैं तनाव शैथिल्य। तनाव बढ़ने से तनाव अगर कम होने लगता है तो उसको बोलते हैं क्या? तनाव शैथिल्य बोला था। क्या बोला था? तनाव शैथिल्य। इस अवधि में दोनों महाशक्तियों आपसी बातचीत समझौते और हथियार पर नियंत्रण के प्रयास किए। यानी कब का दशक है? तो बोल सकते हो 60 से लेकर 1979 तक ये दशक माना जाता है तनाव शैथिल्य का। इसका उद्देश्य था कि परमाणु युद्ध की आशंका को कम करना, जैसे मैंने क्यूबा में देखा कि कैसे एकदम से लगा कि अब युद्ध हो ही जाएगा, और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखना ही क्या था? तनाव शैथिल्य था। समझ में आ रहा है कि ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तनाव शैथिल्य आप लोग लिख लोगे आसानी से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए क्या है 8वां क्वेश्चन।
शीत युद्ध वह तनाव शैथिल्य में अंतर बताए। शीत युद्ध और तनाव शैथिल्य में अंतर बताने के लिए बोल रहा है। शीत युद्ध और तनाव शैथिल्य में क्या बोल रहा है? अंतर बताने के लिए। बताइए, देखिए क्या बोल रहा है आंसर। सबसे पहले आधार क्या है? शीत युद्ध एक साइड से, एक साइड से तनाव है शैथिल्य। आधार क्या है? सबसे पहला कि शीत युद्ध का अर्थ बताइए और तनाव शैथिल्य के। देखो, शीत युद्ध महाशक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति। शीत युद्ध का मतलब हो गया कि महाशक्तियों के बीच तनाव उत्पन्न होना और संघर्ष की स्थिति होना, यानी वैचारिक लड़ाई चलते रहना। ठीक है ना। तनाव शैथिल्य का मतलब क्या होता है कि महाशक्तियों के बीच तनाव कम होने की स्थिति को बोलते हैं तनाव शैथिल्य। अभी बताया है। समय कब का बात है शीत युद्ध? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। कब शुरू हुआ शीत युद्ध? तो द्वितीय विश्व युद्ध। तनाव शैथिल्य कब हुआ? तो शीत युद्ध के बाद का चरण है ये। यानी हम अभी बोले ना कि 1960 के दशक से लेकर 1960 के दशक से लेकर 1979 के दशक को माना जाता है तनाव शैथिल्य। ठीक है ना। उसका संबंध क्या है? तो देखो, अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध तनावपूर्ण। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंध, तनावपूर्ण संबंध को ही क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। तनाव शैथिल्य संबंध में क्या है? दोनों देशों के संबंधों में सुधार होना तनाव शैथिल्य वाला है। दोनों देशों के बीच में क्या होना? तनाव कम होना ही क्या कहलाता है? तनाव शैथिल्य होता है। तो ये अंतर समझ गया। अंतर आप इस तरह से लिख सकते, क्वेश्चन पूछा गया आंसर है। चलिए अगला देखिए। उसी में और आधार में हथियार, जैसे माने अभी ना हथियार, तो हथियार शीत युद्ध में क्या हथियारों की दौड़ तेज हो गई, यानी सोवियत संघ भी हथियार खूब बनाने लगा और अमेरिका भी खूब हथियार बनाने लगा। और तनाव शैथिल्य इसमें क्या है कि हथियारों नियंत्रण समझौता है। यानी 1960 से 1979 के दशक में ये माना गया, ये कहा गया कि एक दूसरे का देश क्या करेगा? हथियारों को कम करेगा, यानी हथियारों पर नियंत्रण करेंगे। एक तरफ शीत युद्ध क्या करा कि हथियारों का दौर तेज हो गया, यानी ज्यादा से ज्यादा हथियार खूब बनाने लगा, परमाणु बम। ठीक है ना, इस तरह से बोल सकते हो। उद्देश्य क्या था? नहीं, इसका उद्देश्य का शीत युद्ध का उद्देश्य क्या था? तनाव शैथिल्य का। दोनों के बीच अंतर क्या था? देखो, शीत युद्ध शक्ति प्रदर्शन और प्रभुत्व, यानी अमेरिका चाह रहा था कि हम आई एम द बॉस इन द वर्ल्ड, नहीं ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बॉस मैं हूं। सोवियत संघ था मैं हूं, नहीं सोवियत संघ क्या करता? मैं हूं और मेरा प्रभुत्व बड़ा होगा। ठीक है ना। तनाव शैथिल्य शांति और सहयोग बढ़ाना। तनाव शैथिल्य का मतलब शांति करना, सहयोग बढ़ाना, उस दौर का बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका अंतर दोनों का लिख सकते हैं आसानी से। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान समझिए। बोला है कि उत्तर दक्षिण संवाद का क्या ध्येय है? ध्येय था उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद का मतलब होता है साल्ट, साल्ट वन। ठीक है ना। साउथ एशियन लिमिटेड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी बोल सकते हो। तो संवाद उत्तर दक्षिण का बोल रहे, उत्तर दक्षिण, सॉरी उत्तर दक्षिण का बात बोल रहे हैं, साल्ट नहीं होगा, उत्तर दक्षिण। ठीक है ना। नॉर्थ साउथ संवाद, अच्छा ठीक है। इसको देखो यहाँ पर क्या उत्तर दक्षिण संवाद का ध्येय क्या है? क्या अर्थ है? उत्तर दक्षिण संवाद का ध्येय विकसित देश, यानी उत्तर में विकसित देश और दक्षिण में कौन आ जाएगा? विकासशील देश। तो हम लोगों में आ जाएगा विकासशील देश और उत्तर में कौन आता है? विकसित देश के बारे में, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, इस सब बात को, रसिया, ये सब एक तरह से विकसित माना जाता था। ठीक है, तो इसको बोल दे। तो विकासशील देशों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करना था। नहीं, यानी विकसित देश और विकासशील देशों के बीच जो अर्थव्यवस्था की जो लेवल है, क्या हो रहा? बढ़ लेवल कम हो, लेवल अंतर हो जाना, लेवल में क्या हो जाना? अंतर हो जाना, उसको क्या करना? कम करना। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी, नहीं ऋण कर्जा, तकनीकी पिछड़ापन और व्यापार में असमानता पर चर्चा करना। यानी इसकी जो समस्या है विकासशील देशों की, उस पर चर्चा करना और उसे कहीं ना कहीं सहयोग करना, यानी उसे सहयोग बढ़ाना था। इस संवाद के माध्यम से एक न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, एक न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिससे अभी देशों को संतुलित विकास हो सके। अभी देशों को क्या सके? संतुलित विकास हो सके। तो इसके माध्यम से बहुत सारे संगठन मिलाए गए, जैसे WTO, जैसे WTO बनाया गया, इसी के वजह से बनाया गया। ठीक है, उसको भी तकनीकी चाहिए भाई, तकनीकी दो, नहीं तकनीकी नहीं दोगे तो पैसा दो, कुछ तो दोगे ना। यानी विकसित देश का काम है ये करना, हेल्प करना, सहयोग करना, एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आंसर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से समझिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
पंचशील क्या है और इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। पंचशील क्या है, सिद्धांतों का वर्णन करें। सबसे पहले पंचशील 5 ऐसे सिद्धांतों का समूह है। पंचशील ऐसे सिद्धांतों का समूह है, कहने का मतलब पंचशील जो किसके किसके बीच हुआ था, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो लिखा पंचशील एक तरह का 5 सूत्री समझौता है। पंचशील चीन और भारत के बीच 5 सूत्री समझौता या संधि है, जिनका उद्देश्य देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है। पंचशील सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। इन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक और शांतिपूर्ण व्यवहार का आधार माना है। क्या चीज, तो बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक और शांतिपूर्ण व्यवहार का आधार माना जाता है। कहने का मतलब भारत और चीन के पास समझौता हुआ जो 5 सूत्री विभाजन था। क्या था ये, 5 सूत्री विभाजन था, यानी एक दूसरे पर वॉर नहीं करना है पहले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एक दूसरे को सहयोग करना है, ठीक है ना। यानी उसी प्रकार से 5 सूत्री विभाजन था जो हम लोग पढ़े हुए करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा है, पंचशील के 5 सिद्धांत कौन कौन सा है, देखो ध्यान से, पंचशील का 5 सिद्धांत कौन सा है। तो पहला देखो, पहला है एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सामना करना, यानी सम्मान करना, यानी आपके एरिया को हम सम्मान करते, आपका जो एरिया है उस क्षेत्र में चढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन चीन का आदत रहा है नहीं, ये समझौता कर लिया लेकिन हम चढ़ाई करेंगे, सो वाला हाल कर रहा है। तो एक दूसरे के क्षेत्रीय इलाका को क्या करना, सम्मान करना, और पूरा जो हमारा भारत है जितना दूर में उसका सम्मान करना, उसकी अखंडता का सम्मान करना, उसका काम है। हमारा भी काम है कि जितना भी चीन है उसका अखंडता का सम्मान करना। हम आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे और आपके क्षेत्र में हम शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे, मतलब अपने क्षेत्र में रहेंगे, आपके क्षेत्र को हाथ नहीं लगाएंगे, ये है मतलब एक दूसरे का संप्रभुता पर आंच नहीं आने देना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, यानी वो भी परमाणु हथियार लेस, हम भी परमाणु हथियार लेस, हमारे पास भी हथियार बहुत अच्छे हैं, उसके पास भी बहुत अच्छे हथियार है, नहीं, तो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, समझ में आ रहा। उसका तीसरा क्या है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, यानी हमारा क्या मामला है, हमारा कौन सा विदेशी मामला होगा वो हम खुद देखेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपकी क्या मामला है हम नहीं देखेंगे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने जाएंगे। अगला है कि समानता और पारस्परिक लाभ कमाना, यानी आप उनके साथ व्यापार करो, हम भी व्यापार करेंगे आपके साथ, ठीक है ना, यानी आपसे हम भी लाभ कमाएंगे और हमसे आप भी लाभ कमाएं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये वाला था। उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखना, यानी आपके साथ हम शांति बनाए रखेंगे, आप भी हमारे साथ शांति बना के रखिए, अगल बगल पड़ोसी को भी शांति बना कर रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये हम पंचशील समझौता 1954 में दिए थे, 1954 में क्या दिए थे, पंचशील समझौता। इसीलिए बोल सकते हैं कि नेहरू जी को विश्वास हो गया था छोटे आंखों वाले पे, इसीलिए विश्वास हो गया था, समझ में आ रहा है कि ना। और नेहरू जी ने पंचशील समझौता दिया, नेहरू जी को क्या दिया पीछे से, बोल सकते हो 1962 की लड़ाई, कौन सा लड़ाई, तो चीन भारत लड़ाई, समझे ना। यानी 1962 में हमारे यानी नेहरू जी के पीठ पर छुरा भोग दिया, लो नेहरू जी के पीठ पर भोगा मतलब भारत के पीठ पर भोगा, समझ में आ रहा ना। यानी बगैर बोले उन्हें आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया, और हम कहीं ना कहीं हार भी गए, और उसी समय से सीख गए कि मैत्रीपूर्ण कैसे समझौता की जाती है, मित्रता कैसे की जाती है, ये समझ गए। तो अब हम चीन से या किसी भी देश से फूक फूक कर भी हम समझौता करते हैं, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। तो चीन ने हमें कहीं 1962 में ये हमें सिखा दिया कि समझौता कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोवियत प्रणाली क्या थी और इसके मुख्य विशेषताएं क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या थी और इसके मुख्य विशेषताएं क्या थी। सोवियत प्रणाली वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, सोवियत प्रणाली वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जो सोवियत संघ में लागू थी,
यह प्रणाली समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित थी और इसका उद्देश्य था समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना था। यानी सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता थी सोवियत प्रणाली में समाजवादी के विचारधारा के लोग रहते हैं, साम्यवादी के विचार लोग रहते हैं। समाजवादी मानता है कि सभी लोग बराबर है, सभी लोग बराबर है, ना अमीर होनी चाहिए ना गरीब होनी चाहिए, ना अमीर होनी चाहिए ना गरीब होना चाहिए, सभी आप समान होना चाहिए, और समान नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर कोई असमान है तो उसको लूटो और फिर इसको दो। समाजवादी का मतलब उसको तोड़ो, उससे छीनो और इसको दो। समाजवादी का यह अर्थ होता है। समाजवादी में भी दो तरह का अर्थ होता है, एक नरम से और एक 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 अलग तरह से, एक तरह से कार्ल मार्क्स के रूप में, एक गांधी जी के रूप में, गांधी समाजवादी, और एक बोल सकते हो कि नेहरूवादी, एक बोल सकते हो, और एक क्या बोले अभी हम कार्ल मार्क्सवादी भी बोल सकते हो। कार्ल मार्क्सवादी को क्या बोलते हैं कि बड़े लोगों से छीनो और छोटे को गरीबों को तबकों को दो, ठीक है, तब बराबर होगा। लेकिन नेहरूवादी क्या कहते थे, मतलब उसे मार पीट के नहीं लेना है, लेकिन मार पीट के नहीं लेना, दूसरे तरीका से लेना है, टैक्स लगा दो इतना कि ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों का सोच था, लेकिन दोनों का एम एक ही था, ठीक है ना, गरीबों को कल्याण करना, ठीक है। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो पहला, एक दलीय शासन होना। सोवियत प्रणाली में क्या होता है, एक ही दल का शासन होता है। क्या होता है? एक ही दल का, यानी से रूस में एक ही दल का शासन होता है, ठीक है ना। सिर्फ दिखावटी होता है चुनाव। सेना में भी एक ही दल का शासन होता है, सिर्फ दिखावटी है, ठीक है ना, कि हम भी चुनाव कर रहे हैं, हम भी लोकतंत्र है, लेकिन कोई लोकतंत्र नहीं, ध्यान रखना। तो कम्युनिटी पार्टी का पूर्ण नियंत्रण है, नहीं किसका? तो रूस में भी एक तरह से बोल सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्णतः नियंत्रण है, और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का चीन में भी नियंत्रण है पूर्ण रूप से, ठीक है ना। जैसे किम जो सी जिनपिंग है, अभी राष्ट्रपति कहाँ है? चीन का राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। और रशिया का राष्ट्रपति कौन है? तो मिस्टर पुतिन, ठीक है ना, बोल सकते हो व्लादिमीर पुतिन है। उसके बाद राज्य नियंत्रण, दूसरा राज्य नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था लाना, राज्य में नियंत्रण, राज्य को कंट्रोल करना अपने हाथ में, और उस तरह की अर्थव्यवस्था, यानी उद्योग, भूमि और संसाधन सरकार के अधीन होना। यानी जितना भी है ना, जितना भी आपके जमीन है ना, वो सरकार का, आपका नहीं, सरकार में काम करो, पैसा लो, घर जाओ, ठीक है ना। सरकार का है, आपका नहीं, आपका दे देगा तो फिर लोभ बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए सरकार का पूरा जमीन है, आप सिर्फ, आपको दिया हुआ रहो, काम करो, आपको लोभ नहीं दे रहा हो। जैसे ही लोभ देगा, अच्छा सिस्टम मुझे लग रहा है, लोभ देगा जैसे जैसे आप भारत में क्या है, आपके पास जमीन है तो आप कहते मैं जमींदार हूं, काम नहीं करते हैं, आप काम करना बंद कर देते हैं, बात समझ में ना। तो इसी के कारण काम करना बंद कर देते हैं, इसी के कारण क्या होता है, दिख रहा है आप लोग को? चलिए, काम करना क्या होता है, बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। कहा तो सुतले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल करेंगे, लेकिन वहां क्या, वहां नहीं काम करोगे तो खाओगे कैसे, वो वाला बात हो जाता है। तीसरा क्या है, निजी संपत्ति का अभाव होना। निजी संपत्ति यानी अपने पास निजी संपत्ति नहीं होता है, किसमें? समाजवादी में। निजी पूंजीवादी को महत्व नहीं दिया गया, निजी पूंजीवादी को महत्व नहीं दिया गया, ध्यान रखना। यानी निजी फैक्ट्री नहीं बना सकते, अपना खुद का फैक्ट्री नहीं खोल सकते, सरकार के पास फैक्ट्री है, उसमें काम करो, उसके पोस्ट पर जाओ और उस पर काम करो, उसके आधार पे आप जो आपका रोजगार है वो मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वहां निजी कुछ भी नहीं है, वहां सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल सरकार के अनुसार ही चलेगा। बात समझ में आया ना, साम्यवादी शासन में ये होता है। चौथा में क्या, केंद्रीय योजना, यानी सरकार की क्या योजना होती है, आर्थिक विकास योजना द्वारा संचालित होता है। तो केंद्र के आधार पर योजना चलता है, केंद्र योजना लाता है और उसके आधार पर चलता है, ठीक है ना। पांचवा क्या है, समानता पर जोर देना, एक दूसरे का समान व्यवहार करना, समानता पर जोर देना, वर्ग भेद समाप्त करने का प्रयास, नहीं यानी सभी वर्गों को, तबके के लोगों को, और जो ऊपर वाले लोग हैं, नहीं अमीर व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति, उसको क्या करना, लेवल में लाना, ठीक है ना, क्या करना, लेवल में, यानी एक तरह से बोलते हैं वर्ग भेद को, अलग अलग वर्णों जो है उसको, भेद को मिटा देना का ही बात करता है, समानता का बात करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। शीत युद्ध के समय भारत का विदेश नीति क्या थी? शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति क्या थी? देखिए, शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार गुट निरपेक्ष था।
स्वाभाविक बात है। उस समय विश्व दो शक्तियों गुटों यानी दो शक्तियों में बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ में, ठीक है ना। लेकिन भारत ने किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, यानी गुट निरपेक्ष। भारत का उद्देश्य अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता की रक्षा करना था। अभी अभी आजादी मिला है, हम कैसे किसी गुट में चल जाए। विश्व शांति को बढ़ावा देना, इसकी बात थी। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद, क्योंकि अभी मैंने उपनिवेशवाद से निकला हूं बाहर, अभी मैंने आजादी पाया है, अभी मैंने अंग्रेजों के गुलामी को, जंजीर को तोड़े हैं, फिर से हम गुलामी में नहीं जाना चाहते हैं। सभी देशों से समान और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना था। भारत ने पंचशील सिद्धांतों और गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति का समर्थन किया। ये बताया कि हम लोकतंत्र है और हम आगे लोकतंत्र तक चलेंगे और एक दूसरे को देश की हम सहायता करते हुए चलेंगे और उनसे हम अगर जरूरत पड़ेगा तो मदद भी मिलेगा, ठीक है ना। एक देश को साथ में हम लेकर चलेंगे। जो जो अभी आजाद मिला है, स्वतंत्र मिला है, वो सभी को हम आजाद साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ये बोला गया था। तो ये हो गया 12वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देख लो ध्यान से। क्या गुट निरपेक्ष एक नकारात्मक नीति है? क्या गुट निरपेक्ष एक नकारात्मक नीति है? आंसर में नहीं, गुट निरपेक्ष एक नकारात्मक नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता कोई नकारात्मक नीति नहीं होती है। गुट निरपेक्षता का अर्थ निष्क्रिय रहना है, मतलब तटस्थ रहना है, किसी गुट में नहीं शामिल होना है, किसी का समर्थन नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है, बल्कि स्वतंत्र और विवेकपूर्ण विदेश नीति अपनाना है था। भारत ने शीत युद्ध के समय किसी भी महाशक्ति के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों का अनुसार निर्णय लिए। इस नीति के माध्यम से भारत ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के विरोध, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। क्या दिया? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्ष देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। इसलिए गुट निरपेक्षता को सकारात्मक, सक्रिय और व्यवहारिक नीति माना जाता है। गुट निरपेक्ष को सकारात्मक, सक्रिय, व्यवहारिक नीति माना जाता है, न कि नकारात्मक, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। यानी एक दूसरे को सहयोग पहुंचाना है, विश्व को शांति पहुंचाना है और ये बताना है कि हम लोकतंत्र हैं, हम किसी गुट में नहीं शामिल हो सकते हैं। अभी अभी हम आजादी मिले हैं, हम अपना विदेश नीति खुद अपनाएंगे, ठीक है ना। अपना नीति पर खुद हम खड़ा उतरेंगे, किसी की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नकारात्मक नहीं, सकारात्मक नीति है। 14 में क्या है क्वेश्चन, ध्यान समझिए। 14 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, एक तो बोला जाता है इसे एनईओ बोला जाता है, नहीं एनईओ, तो नई यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना है। यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक समानता को क्या करना है? कम करना है, किया जा सके। यह अवधारणा 1970 के दशक में विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? विकासशील देशों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त यानी फाइनेंस, तकनीकी और संसाधनों के वितरण में न्याय और समानता लाना था। तो मूल रूप से जो नई आर्थिक व्यवस्था जो लाया गया था, वो नई आर्थिक व्यवस्था से व्यापार, फाइनेंस और तकनीकी और संसाधनों का वितरण जो है न्यायपूर्ण हो सके और समानता पूर्वक हो सके, इसलिए लाया गया था न्यू, ठीक है ना, एनईपी जो लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी न्यू एजुकेशन है, नई आर्थिक व्यवस्था, ठीक है ना। अंतर्गत विकासशील देशों को उचित कीमतें, बेहतर व्यापार और अवसर, तकनीकी सहायता, आर्थिक सहयोग देने की मांग की गई ताकि सभी देशों का संतुलन, विकास संभव हो सके, ठीक है ना, इसलिए बनाया गया था। उसके बाद देखो, अभी मैंने देखा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। अभी मैंने देखा ना, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया था? तो 1 जनवरी 1985 को। अभी मैंने देख चुका था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 16, इसको हम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे ही। एक ध्रुवता की ओर दो ध्रुवता में अंतर बताए, एक ध्रुवता, दो ध्रुवता में अंतर बताए।
अर्थ क्या है, एक ध्रुवीयता का मतलब विश्व में एक ही महाशक्ति का प्रभुत्व होना, ठीक है ना। ये होता है जब सोवियत संघ टूट जाता है तो एक ही विश्व में महाशक्ति के रूप में बच जाता है अमेरिका। दो ध्रुवीयता का था विश्व में दो महाशक्तियों का होना। शीत युद्ध चल रहा था, वहां पर दो महाशक्तियों था, द्वि ध्रुवीयता था, और अभी एक ध्रुवीयता माना जाता है, ऐसे माना जाता है एक ध्रुवीयता। शक्ति केंद्र, एक देश का शक्ति होना, दो ध्रुवीयता में दो देशों का शक्ति होना। उदाहरण में जैसे शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के समय अमेरिका और रसिया, अमेरिका शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद 1991 के बाद अमेरिका था सिर्फ, और शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ था पावर में, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, एक देश का अधिक प्रभाव होना, इसमें दोनों गुट में संतुलन होना, ठीक है ना। ये कहाँ का मतलब हो गया। संघर्ष, संघर्ष में क्या है, विरोध कम होना, जब एक ही गुट रहेगा तो विरोध कम होगा, और दो गुट रहेगा तो गुटों के बीच तनाव अधिक होगा। जैसे मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, नहीं, जब ही दो बर्तन रहेगा तभी ना टकराएगा तो आवाज आएगा, एक ही बर्तन रहेगा तो टकराएगा तो आवाज होगा, किससे टकराएगा वो, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तटस्थ, तटस्थ का अर्थ क्या होता है। तटस्थ मतलब न विरोध करना न समर्थन। तटस्थ का अर्थ होता है किसी भी युद्ध के, किसी भी युद्ध विवाद या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में किसी भी पक्ष का समर्थन न करना। तटस्थ नीति अपनाने वाला देश दोनों पक्षों से समान दूरी बनाए रखता है और शांति बनाए रखने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और युद्ध से दूर रहना होता है, युद्ध से दूर रहना होता है, उसे ही क्या कहते हैं, तटस्थ कहते हैं। यानी किसी का समर्थन न करना और किसी का विरोध न करना तटस्थ कहलाता है। समझ में आया ना। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझ लिए। 18 में है कि शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण बताइए। शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण बताइए। कारण क्या है, शीत युद्ध के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण इस प्रकार है। तो प्रमुख कारण कौन कौन सा देखिए ध्यान से। पहला, वैचारिक मतभेद होना, अमेरिका पूंजीवादी का समर्थन करता है जबकि सोवियत संघ समाजवादी का क्या करता है, समर्थन करता है। दूसरा, शक्ति और प्रभुत्व की होड़, दोनों देश विश्व युद्ध नेतृत्व चाहते थे कि दो हम विश्व युद्ध का हम नेतृत्व करें देशों का, मतलब दोनों देशों का। उसके बाद युद्धोत्तर परिस्थितियां, युद्ध के बाद द्वितीय, यानी युद्धोत्तर का मतलब हो गया द्वितीय विश्व जो हुआ उसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन बिगड़ गया, शक्ति संतुलन बिगड़ गया, ये भी एक कारण है शीत युद्ध का जन्म। सैनिक गुटों का निर्माण होना, सैनिक जो गुट निर्माण हुआ, नाटो हुआ, वर्षा पैक्ट हुआ, तो इसके कारण भी एक तरह से देखो, नाटो तैयार होना, वार्सा संधि होना, गुट बनना, यानी नाटो किसका, अमेरिका का, वार्सा संधि किसका, सोवियत संघ का बनना, ये भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध को भड़काने की काम किया। हथियारों की दौड़, हथियारों की होड़, अमेरिका भी खूब तेजी से परमाणु हथियार बनाने लगा, और क्या, सोवियत संघ भी बनाने लगा। विशेषकर परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा होना क्या कहलाता है, शीत युद्ध को जन्म देना बात कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन था ये सभी, और अगले में हम लोग क्या लाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। एक अगला वीडियो जाएगा ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट प्रश्न के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और उम्मीद करते हैं कि जो अगला जो आएगा ना वो हो जाएगा, क्या चीज होगा, ध्यान रखना है, वो लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग लाइव में जरूर जुड़ जाना है। कल हम 8:30 बजे से लाइव आएंगे, कल 8:30 बजे 12th का लाइव आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़िएगा जरूर, ठीक है ना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जो दो वीडियो पीछे वाला डाला है उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके एक बार बताना, कमेंट भी लिखना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप और चाहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले वीडियो का लिंक आए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।